Hello friends, Namaskar, welcome back. This is our fifth video of science and technology. Let us start. First topic is gram-negative bacteria. Why it was in news? A multi-center survey was carried out by Indian Council of Medical Research to support the trend in antibiotic resistance across the country. तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में सिचुएशन को पता करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक सर्वे कराया था। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये जब अक्कर होता है जब कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजी हो, पैरासाइट हो या फिर कोई और पैथोजन हो जो ओवर एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कैरेक्टर एक्वायर कर ले कि उन पे किसी एंटीबायोटिक का, एंटीवायरल ड्रग का, एंटीफंगल ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं हो, तब उसको क्या बोलते हैं? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है। इट अकर्स व्हेन द बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पोंड टू मेडिसिन मेकिंग इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट। तो ऐसा जिसमें आपके पास दवाई भी काम नहीं कर रही हो, ऐसे इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है? ऐसा ही एक बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव। तो एक ग्रुप ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए होती है इनको, दैट डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो ये ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर के दौरान पिंक, ये जो वायलेट डाई को रिटेन नहीं करते हैं क्योंकि ये पिंक कलर के होते हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। दे आर अपीयर्स पिंक इन द कलर। जब इनको माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है तो ये पिंक कलर के होते हैं। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये उनकी सेल वॉल के आधार पर डिफरेंशिएट किया जाता है। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों की सेल वॉल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो दे आर रेजिस्टेंस टू मल्टीपल ड्रग। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, दे आर रेजिस्टेंस टू मल्टीपल ड्रग एंड इंक्रीजिंगली रेजिस्टेंट टू मोस्ट अवेलेबल एंटीबायोटिक्स का भी ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्यों होते हैं? इनमें रेजिस्टेंस क्यों आता है? क्योंकि इन पे एक कैप्सूल होता है, इनके सरफेस पे क्या होता है? एक कैप्सूल होता है। जब भी कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो हमारी बॉडी की व्हाइट ब्लड सेल होती है उसको हराने के लिए, उसको प्रिवेंट करती है उसका इन्फेक्शन को। तो ये व्हाइट ब्लड सेल उनको मारने का काम करती है कोई भी इंफेक्टियस वायरस वगैरह एंटर करता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उन पे एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है, कैप्सूल, जिसके कारण ये व्हाइट ब्लड सेल है उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं। तो इस कारण ये क्या है? एंटी बैक्टीरियल हो जाती है इसकी। तो इट कैन कॉज निमोनिया कॉज कर सकता है, ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन हो सकते हैं, सर्जिकल साइट इंफेक्शन हो सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा। एंड WHO ने कहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक थ्रेट है जो कि ह्यूमैनिटी फेस कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज टी-जिल्ड। टी-जिल्ड ये एक क्या है? ड्रग बनाई गई है जो ट्रीट करेगी टाइप 1 डायबिटीज को। टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज क्या होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर जिसको हम बोलते हैं उसका लेवल काफी ज्यादा हो जाता है तो उसको में डायबिटीज हो जाती है। तो ब्लड ग्लूकोज हमें मिलती है खाने से। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को ऑब्जर्व करने में सेल्स के द्वारा। तो इंसुलिन, ए हार्मोन मेड बाय द पेनक्रियाज, हेल्प ग्लूकोज फ्रॉम द फूड गेट इनटू आवर सेल्स टू यूज फॉर एनर्जी। तो ग्लूकोज इज ऑब्जर्व्ड बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो डायबिटीज है वो जनरली दो प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज कौन सी होती है? टाइप 1 डायबिटीज जनरली ये इन्फेक्ट करती है, बच्चों में होती है, जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। ज्यादा खतरा इसको रहता है 14 से 16 साल के बच्चों में। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी है वो सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना पाती है, फेल्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन। जब पैनक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना पाता है, ऐसा ये इसलिए
होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो बॉडी का सिस्टम है, जो भी इंसुलिन बनाने वाले सेल्स है, उन पे अटैक करता है। तो ऑटो इम्यून अटैक करता है ऑन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल विद इन द पैनक्रियाज। टाइप 1 डायबिटीज में ऐसा होता है। ठीक, टाइप 1 डायबिटीज है वो ज्यादा खतरनाक होती है, मोर सीवियर होती है टाइप 2 डायबिटीज से। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इन द टाइप 2 डायबिटीज द बॉडी डज नॉट मेक और यूज द इंसुलिन वेल। इंसुलिन को हम बनाती तो है परंतु उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाती है या फिर बनाती नहीं है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज में ऑटो इम्यून सिस्टम है वो पेनक्रियाज से निकलने वाले सेल्स पे अटैक करता है। पेनक्रियाज से जो इंसुलिन बनता है उस पर बनने ही नहीं दिया जाता है ऑटोइम्यून के द्वारा। तो इसमें टाइप 1 डायबिटीज से जो भी पीपल इंफेक्टेड होते हैं उनको क्या है, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, बाहर से देने की जरूरत पड़ती है उनको, मेडिसिन की फॉर्म में वो लेते हैं। देन एक थर्ड इसका अनदर टाइप इज जेस्टेशनल डायबिटीज होती है। ये प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में देखने को मिलती है। जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो उसके बाद में ये अपने आप ठीक हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज। तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी एफडीए ने क्या किया है, एक नई ड्रग बनाई गई है टी जाइफिल्ड, उसको अनुमति दी थी। उसको टेपिजुलाम भी बोला जाता है। ये टाइप 1 डायबिटीज को के लिए काम करेगी। तो टाइप 1 डायबिटीज के अगेंस्ट में ये ड्रग है। टी-जिल्ड क्या है, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन है दैट कैन प्रिवेंट द बॉडी इम्यून सिस्टम फ्रॉम मिस्टेकनली अटैकिंग द सेल इन पेनक्रियाज दैट मेक द इंसुलिन। यानी कि जो ऑटो इम्यून सेल्स है वो पेनक्रियाज को रोकती है इंसुलिन बनाने से, तो ऐसा वो नहीं रोकने देगी। टी-जिल्ड इंजेक्शन लगाया जाएगा, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है नार्को टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो ये क्यों न्यूज में रहा था, क्योंकि जो सरदा वॉकर है उसकी डेथ कर दी गई थी एक साइकोपैथ के द्वारा। तो ये उस आफ्ताब अमीन पुनावाला का नार्को टेस्ट कराने की बात कर रही थी दिल्ली पुलिस। दिल्ली कोर्ट ने कहा था इसका करा सकते हो। तो इसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट या नार्को टेस्ट बोला जाता है इसको। इसमें क्या है, सोडियम पेंटोथेल और सोडियम अमाइलेट, सोडियम पेंटोथेल एंड सोडियम अमाइलेट का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि हमको हाइपोटोनिक या फिर सेडेशन स्टेज में ले जाता है, जिसमें हमारी जो इमेजिनेशन की पावर है वो खत्म हो जाती है। ये इंजेक्शन देने के बाद इमेजिनेशन की पावर खत्म हो जाती है, जिससे हमारा झूठ बोलने की जो पावर है वो खत्म हो जाती है। तो ये हाइपोटोनिक स्टेज में ये माना जाता है कि बंदा है वो खुद से सच बताएगा, झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन की पावर न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसका यूज किया गया था 2002 राइट केस में यूज किया गया था। अजमल कसाब पे यूज किया गया था, कसाब पे, जो कि इन्वॉल्व था 26/11 मुंबई अटैक में। निठारी किलिंग केस में भी इसका यूज किया गया था। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एक केस था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नो लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड। यानी कि जिस जो अक्यूज होता है उसकी कंसेंट के बिना कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराओगे आप। एंड ये जो एविडेंस आते हैं इन टेस्ट से, लाई डिटेक्टर टेस्ट से, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। एंड जो लाई डिटेक्टर टेस्ट में है क्या क्या इंक्लूड करता है, नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग होती है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। इसमें 3 तरह के टेस्ट आते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट में। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट में ये माना जाता है कि जो जब हम झूठ बोलते हैं तो जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि हम वो अलग आ जाता है। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो माना जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर हार्ट बीट है वो बढ़ सकती है, या फिर ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान करेंगे तब उसको पसीना आने लग जाता है, झूठ बोलते हैं तब। तो ये बातें हमें भय लगने लग जाता है। तो इसी आधार पे इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है। इसमें ये पैरामीटर्स चेक करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, पल्स है, रेस्पिरेशन रेट है, चेंज इन स्वीट ग्लैंड एक्टिविटी, ब्लड फ्लो, ये सारे इस टेस्ट में मेजर किए जाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई भी ड्रग नहीं दी जाती है, इसमें नो ड्रग इज गिवन।
ठीक है, जैसे कि नार्को टेस्ट में दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता है। जबकि ब्रेन मैपिंग टेस्ट में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें हमारे ब्रेन की मैपिंग की जाती है एंड तब कि पता चलता है कि ये बंदा कोई भी है वो इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है या नहीं। उसके लिए इसको ब्रेन मैपिंग या फिर P300 टेस्ट का यूज किया जाता है। P300। नेक्स्ट टॉपिक है वो मीजल्स है। मीजल्स का आउटब्रेक हुआ था रिसेंटली मुंबई महाराष्ट्र में मीजल्स के आउटब्रेक हुआ था, बच्चों को मीजल्स हो गया था, तब एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने टीम डिप्लॉय की थी वहां पे। तो मीजल्स क्या होता है, एक वेरी कॉन्टैगियस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है जो कि स्प्रेड करता है मीजल वायरस से। तो वेरी कॉन्टैगियस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन यानी कि खांसने वगैरह से हो जाएगा, ये स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स के द्वारा एंड नोज से भी हो सकता है, माउथ से भी हो सकता है, थ्रोट वगैरह इन्फेक्टेड पर्सन से है, उससे लिक्विड निकलेगा तो वो थ्रोट हो जाएगा, एयर में पार्टिकल्स में जाएगा तो ट्रांसमिटेड फ्रॉम वाया ड्रॉपलेट्स। एंड इसके सिम्टम है वो 10 से 12 दिन के बाद दिखाई देने लग जाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है मीजल्स के, हाई फीवर है, रनी नोज, ब्लड सोट आइज, कॉप्लिक स्पॉट्स हो सकते हैं, माउथ में हमारी बॉडी में व्हाइट स्पॉट होने लग जाते हैं, इसमें अल्सर जैसे उनको बोला जाता है कॉप्लिक स्पॉट। ये सारे सिम्टम्स हैं मीजल के, ठीक है। एंड इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मीजल्स के लिए। इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 3 MMR वैक्सीन दी जाती है, MMR। तो ये प्रिवेंशन के लिए दी जाती है वैक्सीन बच्चों को एंड जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको 1 साल के अंदर ये वैक्सीन देना जरूरी होता है। मम्प्स, मिजेला एंड रूबेला तीनों से ये प्रोटेक्ट करती है MMR वैक्सीन, मम्प्स, मीजल एंड रूबेला से 3 डिजीज से प्रोटेक्ट की जाती है। इसकी सेकंड डोज है वो 4 से 6 साल के बच्चों को दी जाती है, फर्स्ट डोज 1 साल के बच्चों को दी जाती है, 1 साल से कम के बच्चों को। तो इंडिया ने एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया था फॉर अचीविंग सस्टेनिंग मीजल्स एंड रूबेला इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा है कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, तो ये गोल्ड के नैनो पार्टिकल होते हैं, एक स्पेशल तरह के नैनो पार्टिकल है एंड इनको अभी क्या है 4 इंडियन इंस्टीट्यूशन हैं जिनको एक ग्लोबल पेटेंट मिल चुका है जर्मनी से इनको पेटेंट मिल चुका है इसके लिए, कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। एंड कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो किसका मिलकर बनाए जाते हैं, इनको 2 चीजों से मिलकर बनाया गया है, गोल्ड साल्ट एंड कोर्डिसेप्स मिलिटेरियसिस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल को बनाया गया है, ठीक है। गोल्ड साल्ट क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट साल्ट होते हैं ना, अलग अलग, वैसे ही गोल्ड का साल्ट होता है जिसका इसमें मेडिसिन में यूज किया जाता है। एंड दूसरा जो कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व है वो है कोर्डिसेप्स मिलिटेरियसिस। ये एक प्रकार का फंगस होता है, पैरासाइटिक फंगस होता है जिसका दूसरा नाम क्या है, सुपर मशरूम भी कहा जाता है इसको। एंड ये नेचर में भी ग्रो करता है और इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। कोर्डिसेप्स मिलिटेरियसिस या फिर सुपर मशरूम, ये नेचर में भी ग्रो होता है और आर्टिफिशियली लेब में भी बनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो यूज किया गया है वो लेब में बनाया हुआ है एंड जो सुपर मशरूम होता है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका इसमें यूज किया गया है। एंड ये इंडिया में कहां मिलता है, इंडिया में ईस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है सुपर मशरूम, वाइल्ड में, ठीक है। वाइल्ड में ये पाया जाता है ईस्टर्न हिमालयाज में, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में उधर। तो ये इसको बनाया गया है कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल को इन दोनों के मिक्सचर से, कोर्डिसेप्स मिलिटेरियसिस और सुपर मशरूम एंड गोल्ड साल्ट के सिंथेसिस से बनाया गया है, ठीक है। एंड इसका एप्लीकेशन क्या होगा, नई थेरेप्यूटिक ड्रग्स बनाने में इसका यूज किया जाएगा, ड्रग डिलीवरी में। एंड ये पेनिट्रेट कर सकता है हमारी स्किन्स को ताकि जो इस डिलीवरी ऑफ ड्रग को ज्यादा इजी बनाएगा। ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ऐसे गोल्ड के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज होता है, जिनका डायमीटर होता है 1 से 100 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। एंड वंस इनको एक बार पानी में डिस्पर्स कर दिए जाते हैं तब उनको बोलते हैं कोलाइडल गोल्ड बोला जाता है। इसको पानी में मिक्स करने पर इनको कोलाइडल गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इनके जो सरफेस प्रॉपर्टीज होती है, इनके सरफेस फंक्शनलिटीज होती है, सरफेस के कारण इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका बहुत सारी यूजेस किए जाते हैं।
द ईज ऑफ AUNP यानी कि गोल्ड नैनो पार्टिकल, गोल्ड को AU कहा जाता है। फंक्शनलाइजेशन प्रोवाइड वर्सटाइल प्लेटफॉर्म फॉर नैनो बायोलॉजिकल असेंबलीज, इसको ड्रग डिलीवरी में बहुत सारे इसमें यूज किए जाते हैं। सॉरी, जेनो ट्रांसप्लांटेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इसमें एनिमल से ह्यूमन में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें कोर्निया भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन में। तो रिसर्चर्स हैव सेड दैट, देखो अभी रिसर्चर्स ने जो पिग होता है उसका हार्ट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके ह्यूमंस में लगाने की कोशिश की है। तो रिसर्चर्स हैव सेड दैट द जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट took longer to generate a heartbeat than the heart of pigs or human usually do। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है लेब में बनाया होता है हार्ट, उसकी क्या है ज्यादा टाइम लगता है उसको हार्टबीट देने में। एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग हार्ट आर ट्रांसप्लांटेड इनटू द ह्यूमंस यूजिंग जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्ट होते हैं उनको ह्यूमंस में ट्रांसफर किया जाता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व द ट्रांसप्लांटेशन, implementation and infusion into a human recipient of either जेनो ट्रांसप्लांटेशन में हम लिविंग सेल का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है फ्रॉम नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स से। ठीक है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन में इनका सबका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी फ्लूइड को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन that have ex vivo contact with the live non human animal cell or tissues। तो इससे इसका जो फायदा क्या रहता है कि जो बहुत कम लोग ऑर्गन अपने डोनेट करते हैं, तो इसमें चीपली और बहुत ज्यादा सप्लाई में यदि हम लेब में ही ऑर्गन बनाने लग जाएं तो ये काफी फायदा हो सकता है कि लोगों की जान बचाई जा सकती है। एंड तो इनका जो पिग्स वाले हार्ट होते हैं उनका ये नुकसान ये होता है कि उनका जो पिग का एक छोटा सा लाइफ टाइम होता है पिग का, सुअर का, एंड तो उनका जो हार्ट है वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, तो उसमें वो डाई हो सकता है। तो जिसके कारण क्या है, यदि ह्यूमन में उसको ट्रांसप्लांट भी करते हैं तो इसका क्या है बहुत जल्दी जो जिस बंदे में ट्रांसप्लांट किया है उसका रिस्क रहेगा कि उसकी जल्दी मौत हो जाए। तो पिग्स क्यों यूज करते हैं हम लोग इस प्रोसेस में, तो पिग्स हैव एडवांटेज ओवर मंकी एंड एप का क्यों नहीं यूज करते, उनका से एडवांटेज होता है इनका। पिग हैव एडवांटेज ओवर मंकी एंड एप, दे आर प्रोड्यूस फॉर फूड, क्योंकि हम पिग्स को जनरली फूड के लिए बहुत सारे मात्रा में उसको प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनको मार भी देते हैं, तो इतना ज्यादा एथिकल इशू नहीं रहता है। देन पिग्स हैव लार्ज लीटर, शॉर्ट जेस्टेशन टाइम है, उसको जल्दी ग्रो कर सकते हैं वो लोग। एंड ऑर्गन्स हैं पिग के वो ह्यूमन कॉम्पिटेबल होते हैं। तो पिग्स देयर हार्ट वाल्स होता है आल्सो हैव बीन यूज सक्सेसफुली, तो पिग का हार्ट वाल्स है उनको सक्सेसफुली यूज किया जा चुका है फॉर डिकेड्स इन ह्यूमंस। तो पिग्स का हार्ट का जो वाल होता है उसको ह्यूमन में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऑलरेडी द पिग स्किन ग्राफ्ट का यूज किया जाता है बर्न्स पे, बर्न की कोई हमारे ह्यूमंस पे जो बर्न हो जाता है, बर्न की जो इंजरी होती है उस पे जो पिग की स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। एंड चाइनीज सर्जन हैव यूज्ड पिग कॉर्निया टू रिस्टोर द साइट, तो पिग का कॉर्निया भी यूज कर चुके हैं हम लोग, कॉर्निया पिग का आंखों को ठीक करने में। एंड ब्लड थिनर्स हेरापिन इज ड्राइव फ्रॉम द पिन, जो एक ड्रग होती है हेपारिन जो कि ब्लड थिनर का काम करती है, उसको पिग से ड्राइव किया जाता है, पिग इंटेस्टाइन से वो हमको मिलती है। तो ये पिग के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मायोसाइटिसिस। मायोसाइटिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे मसल्स हमारी वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं, उनमें पेन होने लग जाता है और हमको टायर जैसी सिचुएशन फील करते हैं। एंड ये एक ऐसी इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होती है जहां पे इम्यून सिस्टम अटैक करता है हेल्दी टिश्यूज पे, यानी कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इट इज ए कंडीशन दैट काजेस मसल्स टू बिकम वीक, पेनफुल एंड टायर्ड। इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका एग्जैक्ट कोज नहीं पता है,
एंड मसल में पेन होता है, फटीग प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, तो इसको दूर करने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है, फिजिकल थेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कार टी सेल। तो कार टी सेल होती है वो, इनका यूज किया जाता है एंटी कैंसर ड्रग में, इनका यूज किया जाता है कैंसर फाइटिंग के लिए कार टी सेल का यूज किया जाता है। इनका फुल फॉर्म क्या है? चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल होती है। तो ये हमारी बॉडी में जो टी सेल पाई जाती है उनको मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा, उनको कैंसर फाइटिंग के लिए यूज किया जाता है टी सेल्स को। तो ये क्या होती है? चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर आर पेशेंट की खुद की अपनी इम्यून सेल्स होती हैं दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इन द लैब टू फाइट कैंसर। तो उनको कैंसर से फाइट करने वाली प्रॉपर्टी उनमें लैब में डाली जाती है, ठीक है। इनको थर्ड और सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट के लिए यूज किया जा सकता है, ब्लड या फिर लिम्फ कैंसर हो जाए उनको में इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में क्या होता है? एक पाउडर होता है जो कि जिसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ORS में ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि शुगर, नमक एंड पोटेशियम क्लोराइड भी होता है एंड सोडियम सिट्रेट, इन सब का एक ये पाउडर या फिर सॉल्यूशन होता है। ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट, ORS डिहाइड्रेशन के लिए इसको यूज किया, डिहाइड्रेशन हो जाए तब इसको यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज ट्रोपोनिन, सबने ही ORS खाया होगा। ट्रोपोनिन क्या होता है? ये एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी हार्ट की मसल्स में पाया जाता है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन द मसल ऑफ हार्ट। जब हमारे हार्ट की कोई भी मसल में इंजरी होती है तो ये जो ट्रोपोनिन है वो ब्लड में सीक्रेट होता है, ये ब्लड में इसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे भी हमारा कोई भी हार्ट का मसल डैमेज होता है, तब इसमें कोई माल फंक्शन हो जाए हार्ट में, तब उसको इसका टेस्ट किया जाता है ट्रोपोनिन का, आइडेंटिफाई की हार्ट सही चल रहा है नहीं। तो व्हेन द हार्ट मसल बिकम डैमेज्ड, ट्रोपोनिन इज सेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। As heart damage increases, greater amount of troponin are released in the blood. A troponin test measures the level of troponin in our body. Next topic is gene drive. Gene drive क्या होती है? एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग की टेक्निक होती है एंड जिसके द्वारा हम मॉडिफाई करते हैं जीन्स को। फॉर एग्जांपल टी सेल्स को हमने कार टी सेल थेरेपी में मॉडिफाई किया है, तो उसी तरह की एक थेरेपी होती है, इसी तरह से एक ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक होती है। सो that they do not follow the rules of hereditary, इसमें जीन को मॉडिफाई किया जाता है so that do not follow the typical rule of hereditary, जो नॉर्मल रूल होते हैं वो फॉलो नहीं करती हैं। तो इसमें तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं जेनेटिक ड्राइव में। एक तो जो जीन होता है जिसको हमें मॉडिफाई करना है, दूसरा इसमें हम यूज करते हैं CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का, CRISPR-Cas9, ठीक है, Cas9 दूसरा CRISPR होता है, तीसरा होता है इसमें Cas9। तो CRISPR हम सब जानते हैं क्या होता है, क्रिस्टल रेगुलेटरी इंटररेगुलेटेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। एंड Cas9 क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करती है जो कि कट करने का एंजाइम, डीएनए को कट करने का काम करती है। ये Cas9 एक प्रोटीन होता है जो एंजाइम की तरह काम करता है। CRISPR इज ए गाइड डीएनए की तरह काम करता है। CRISPR a permissible DNA sequence that identify where the enzyme should be cut, तो जहां पे एंजाइम को कहां पे कट करना है उसको CRISPR आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें हम इरेडिकेट न्यूसेंस स्पीसीज को इरेडिकेट करने के लिए जीन ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया काजिंग पैरासाइट मॉस्किटो को हम रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें हम क्या है कि जो मॉस्किटो होती हैं, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होता है, उसमें वोल्बेचिया नाम बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, वोल्बेचिया। ये वोल्बेचिया एडिस इजिप्टी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जीन ड्राइव के द्वारा। वोल्बेचिया बैक्टीरिया यदि हम एडिस इजिप्टी में जीन ड्राइव के प्रोसेस के द्वारा ऐड कर देंगे तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है, उससे डेंगू वगैरह नहीं फैलेगा, डेंगू, येलो फीवर ये ऐसी चीजें नहीं फैलेगी, ठीक है। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या चीज है? ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? डाइइथाइलिन एंड इथाइलिन ग्लाइकोल ये जनरली ग्लिसरीन में पाया जाता है और ग्लिसरीन का यूज किया जाता है जो कफ बनाने वाली सिरप होती है, जो हम कफ के लिए सिरप यूज पीते हैं, उसमें ग्लिसरीन का यूज किया जाता है स्वीटनर की तरह। तो ग्लिसरीन इज यूज्ड एज ए स्वीटनर। तो ये ग्लिसरीन में पाए जाते हैं डाइइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल।
ये जो कंपाउंड है अपने आप उस सिरप में आ जाएंगे। तो ये सिरप्स अभी का सिरप बहुत चर्चा में है, क्योंकि दो जगह ऐसी रिपोर्ट आई है कि एक तो गाम्बिया में और एक शायद तुर्कमेनिस्तान में थी या फिर कजाकिस्तान में है, कहीं से वहां पे बच्चों की डेथ हो गई है काफी कफ सिरप पीने से। तो उन लोगों ने इंडिया को अक्यूज कर रहे हैं वो लोग। तो कफ सिरप में इनमें क्या पाया जाता है, ग्लिसरीन पाया जाता है, जो कि स्वीटनर की तरह ऐड करते हैं। और ग्लिसरीन में क्या पाया जाता है, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं और विस्कस होते हैं। कलरलेस, ओडरलेस एंड विस्कस। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेकानमेब। लेकानेमेब, तो ये एक ड्रग है जिसका अभी ट्रायल्स चल रहे थे। ये ट्रीट अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा, लेकानेमेब का। अल्जाइमर क्या होती है, एक टाइप का डिमेंशिया हो जाता है जिसमें एज के साथ जो हमारे चीजें भूलने लग जाते हैं, हम एज के साथ हम भूलने लग जाते हैं। तो ये क्योंकि हमारे ब्रेन में कोई ऐसा डिफेक्ट हो जाता है। तो एक हाइपोथेसिस है अमाइलॉइड हाइपोथेसिस, वो एक थ्योरी है, वो कहती है कि एक बीटा अमाइलॉइड के कारण अल्जाइमर डिजीज होती है। ठीक है, तो अमाइलॉइड के कारण क्या है, ये डिजीज होती है, ऐसा इसका मानना है। एंड लेकनमेब है वो अल्जाइमर की एक दवा होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एडराल। ये क्या है, ये भी एक ड्रग होती है जिसका यूज किया जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। और एक जिसको दिन में नींद बहुत आती है उसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बंदे को दिन में नींद आती है। तो स्लीप कंडीशन दैट काजेस द डे टाइम स्लीपीनेस। ठीक है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड नार्कोलेप्सी, इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए एडराल का यूज किया जाता है। तो इसकी यूएसए में शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए ये न्यूज में था। एंड ये इसमें कॉम्बिनेशन होता है एडराल में डेक्सो एम्फेटामाइन एंड एम्फेटामाइन इसमें पाई जाती है, डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन एंड एम्फेटामाइन, नॉट मच इंपॉर्टेंट। एंड ये हमारी जो बॉडी है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करती है, जिसके कारण क्या है, हमारी इंपल्स कंट्रोल हो जाती है। इसमें थोड़ा सा इसको यूज भी किया जाता है ड्रग्स की तरह, स्पोर्ट में एक्टिव एनहांसिंग के लिए, कैपेसिटी एनहांसिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है प्लांट बेस्ड मीट। ये प्लांट बेस्ड मीट है। जो मीट होता है वो तो एनिमल से ड्राइव होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा मीट खाना गलत बात है। तो ये लोग हैं, एक स्टार्टअप है शाकाहारी, स्टार्टअप शाकाहारी है, वो प्रोवाइड कर रहा है प्लांट बेस्ड मीट उनको, कि वो प्लांट से ही ड्राइव्ड मीट है, उसमें एनिमल का जान नहीं लिया जाता है। तो ये स्टार्टअप है, एक शाकाहारी स्टार्टअप है, उसमें धोनी ने अभी कुछ शेयर्स खरीदे थे, कुछ इक्विटी शेयर्स खरीदे थे, इसलिए ये न्यूज में था। तो प्लांट बेस्ड मीट क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट जो मिमिक करते हैं मीट को। ठीक है, बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, परंतु ये प्लांट से डिराइव किए जाते हैं। इसमें सोया है, व्हीट, ग्लूटेन, पी प्रोटीन, माइक्रो प्रोटीन, इन सब का यूज करते हुए जो मीट होता है उसी की तरह ऐसे इसमें कंपाउंड बना दिए जाते हैं। इनका टेस्ट, लुक, स्मेल होती है वो मीट की तरह ही दिखाई देती है, मीट से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसी की तरह ये दिखाई देते हैं। तो दे आर सिमिलर इन लुकिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग इन नेम, परंतु ये प्लांट से आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरिंग स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जब वो अपना जो लाइफ टाइम पे पहुंच जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन पहुंच जाएगा, उसके बाद में जो स्पेंट फ्यूल है उसको कहीं पे तो स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो स्पेंट फ्यूल होता है, यानी कि जो फ्यूल खत्म हो गया, खर्च हो गया, इसमें बाकी जो वेस्ट बच गया उसको बोलते हैं स्पेंट फ्यूल। तो स्पेंट फ्यूल है तो उसमें यूरेनियम होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, उससे रेडिएशन निकलती रहती है। एंड उसमें प्लूटोनियम भी हो सकता है, कौन से स्टेज पे डिपेंड करेगा वो। तो ये थर्मली हॉट एंड वेरी रेडियो एक्टिव होता है। तो इट इज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जिसको 5 साल के लिए एटलीस्ट वो ठंडा करते हैं। इसको 2 जगह से इसको स्टोर किया जाता है स्पेंट फ्यूल को। पहला तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहीं पे स्टोर कर ले, तब उसको बोलते हैं स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पूल बोला जाता है। जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर ही स्टोरेज करने की कैपेसिटी को बोलते हैं स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पूल या फिर बे। या फिर
उसको निकाल के, न्यूक्लियर रिएक्टर से निकाल के कहीं दूर इसको हम स्टोर कर दें, तब उसको बोलते हैं अवे फ्रॉम रिएक्टर स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, अवे फ्रॉम रिएक्टर स्पेंट फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी। एंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि तमिलनाडु को बोला गया है कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो स्पेंट फ्यूल होगा उसका क्या करना है, उसका ये क्या करेंगे उसके बारे में गाइडेंस चल रही थी, इसलिए न्यूज में था। एंड जो क्या हम इसको रीयूज कर पाएंगे, स्पेंट फ्यूल को क्या हम रीयूज कर सकते हैं? इसमें काफी मात्रा में यूरेनियम होता है तो हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं, परंतु इसको रीयूज करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इट इज नॉट इकोनॉमिकल, एक्सपेंसिव होता है और इतनी ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अच्छी कि हम इसको कर पाए। पहले यूएस से करता था परंतु उसने भी बंद कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज पाइवोट। तो पाइवोट क्या है? ये एक आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया ऐसा टूल है जो कि आर्टिफिशियली एक्टिव टूल है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पे बेस्ड ऐसा टूल है जो कि ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई कर लेगा जो कि कैंसर कोज करते हैं। तो ये पाइवोट कैन प्रेडिक्ट कैंसर काजिंग जीन इन पेशेंट, तो इट कैन प्रेडिक्ट कैंसर काजिंग जीन्स हैं उनको बारे में बता सकता है पेशेंट्स में। एंड कैंसर काजिंग जीन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? कुछ एक नए कैंसर काजिंग जीन्स मिले हैं जिनका नाम आप याद रखोगे, PRKCA, SOX9, PSMD4। तो ये है वो कैंसर कॉजिंग जीन है, PRKCA, SOX9, PSMD4, ये सारे जीन्स है वो कैंसर कॉजिंग जीन है, इनको याद रखना है। ठीक है, मार्बर्ग वायरस डिजीज, तो अभी इसका आउटब्रेक हुआ था, WHO ने डिक्लेयर किया था घाना में इसका आउटब्रेक हुआ है। मार्बर्ग वायरस डिजीज है, वो मार्बर्ग वायरस से होती है। इसका जो वायरस होता है और इबोला का जो वायरस होता है दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये मार्बर्ग वायरस से क्या हो जाता है? वायरल हेमियोरेजिक फीवर हो जाता है, एंड जो कि हाईली इंफेक्टियस होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर होता है। एंड इसका जो मार्बर्ग का नेचुरल होस्ट माना गया है वो फ्रूट बेट्स है, फ्रूट बेट्स इसका नेचुरल होस्ट है। इबोला का भी बेट्स नेचुरल होस्ट है। तो फ्रूट बेट्स आर कैरियर ऑफ द डिजीज, वो कैरियर्स हैं इसके, इबोला के भी हैं। इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, मार्बर्ग का, इबोला का भी होता है। एंड इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन तो नहीं बनाई गई है अभी, परंतु इबोला की वैक्सीन है, मानते हैं कि लोग इसमें काम कर जाएगी। ठीक है, पोटेंशियली प्रोटेक्ट कैन पोटेंशियली। नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्बेचिया। तो वोल्बेचिया में हमने अभी देखा था कि जीन ड्राइव में इसका यूज करते हुए हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एडिस इजिप्टी मॉस्किटो को। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैव बीन क्रॉस ब्रीडिंग, साइंटिस्ट हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं लोकल एडिप्स इजिप्टी मॉस्किटो को, जो कि ट्रांसमिट करता है, डेंगू का कॉज होता है। डेंगू, चिकनगुनिया एंड जिका वायरस स्प्रेड होते हैं एडिप्स इजिप्टी मॉस्किटो से। ठीक है, एंड विद द मॉस्किटो दैट कैरी दी वोल्बेचिया बैक्टीरिया, उसको क्रॉस ब्रीडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं एडिप्स इजिप्टी मॉस्किटो को ऐसे बैक्टीरिया के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे जिसमें वोल्बेचिया बैक्टीरिया मिलता है। फिर उन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या है, फिर ये वोल्बेचिया बैक्टीरिया होगा तो ये स्प्रेड नहीं कर पाएगा इसको, इन डिजीज को, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, येलो फीवर, ये 4 डिजीज होती है मेनली जो इसके द्वारा स्प्रेड होती है। एडिप्स इजिप्टो मॉस्किटो स्प्रेड दीज व्हेन दे आर, एडिप्स इजिप्टो में नेचुरली वोल्बेचिया बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, एडिप्स इजिप्टी में नेचुरली वोल्बेचिया बैक्टीरिया नहीं मिलता है। ठीक है, वोल्बेचिया क्या है? ये कॉमन बैक्टीरिया है जो बहुत सारी स्पीशीज में पाया जाता है, 50% इंसेक्ट स्पीशीज में लगभग ये पाया जाता है, कुछ एक मॉस्किटोस में होता है, परंतु एडिप्स इजिप्टी में ये नहीं होता है। फ्रूट्स फ्लाइज में होता है, ये मोथ्स, ड्रैगन फ्लाइज में भी पाया जाता है, बटरफ्लाइज में भी मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वर्ल्ड जूनोसिस डे को सेलिब्रेट किया गया था 6 जुलाई को। वर्ल्ड जूनोसिस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 6 जुलाई टू रेज अवेयरनेस अबाउट जूनोटिक डिजीजेस। जूनोटिक डिजीज कौन सी होती है? जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो या फिर ह्यूमन से एनिमल में भी ट्रांसफर हो सकती है, तो दोनों हो सकता है जूनोटिक डिजीज। इट इज अ डिजीज और इन्फेक्शन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड नेचुरली फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल टू ह्यूमंस और फ्रॉम ह्यूमंस टू वर्टिब्रेट एनिमल्स।
60% जो ह्यूमन पैथोजन होते हैं वो जूनोटिक ओरिजिन के होते हैं, जो एनिमल ओरिजिन के होते हैं। एंड इसके कॉमन एग्जांपल है जूनोटिक डिजीज के, कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कॉमन एग्जांपल्स। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, इबोला फ्रूट बेट से हो गया, हमने अभी देखा है, स्वाइन फ्लू, जीका मॉस्किटो से, एडिस इजिप्टी से, इबोला, प्लेग चूहों के कारण, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये भी क्या है, जापानीज एनसेफेलाइटिस होता है, ये भी क्या है, एडिस इजिप्टी से होता है। कोविड 19 तो बच्चों से इसे आया है, किसे आया आप बताओगे मेरे को, ठीक है। रेबीज, इबोला, स्वाइन फ्लू, जीका, इबोला, प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एनसेफेलाइटिस एंड कोविड-19, ये सारे क्या है, जूनोटिक डिजीज हैं। एंड हम लोग जैसे ही फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो हम बेल्ट्स वगैरह इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एनिमल्स के इकोसिस्टम में हम एनक्रोच कर रहे हैं, तो इसको हमारे को खतरा रहेगा ह्यूमंस को कि एनिमल से जो डिजीज होती है वो हमको हो जाए। एंड मांस वगैरह, मीट वगैरह भी अनकुक्ड खाते हैं तब भी हो सकता है। जब ह्यूमंस बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ पर्सन के कारण क्या है, हमको कंटामिनेटेड वाटर पीना पड़ता है स्वेज वगैरह में। इट कैन लीड टू डिजीज लाइक अमीबोबाइसिस, सैल्मोनेलोसिस, सिगलोसिस, साल्मोनेला। साल्मोनेला होता है, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है, वो लीव करता है, कहां पे पाया जाता है, साल्मोनेला ये पाया जाता है एनिमल्स और बर्ड्स की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, साल्मोनेला। इट इज फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। एंड सेकेंड इज सिगेला बैक्टीरिया है, ये कहां पाया जाता है, ये स्टूल में मिलता है, इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल में मिलता है। तो जूनोटिक डिजीज है, उनके वैक्सीनेशन है, कोविड के हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, एंटीवायरल मेडिकेशन है, एडजुकेंट थेरेपी है, उन सभी की हर्बल मेडिसिन है, उसके लिए हम यूज करते हैं फाइट करने के लिए इनको, जूनोटिक डिजीज को। नेक्स्ट टॉपिक इज लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ये किसका है, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने इसको डेवलप किया था। इसको अभी रीऑर्गेनाइज किया गया है, थर्ड टाइम इसको दोबारा से चलाया गया है। इसको लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर भी कहा जाता है। एंड तो ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। LHC इज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर या पार्टिकल एक्सेलरेटर है दैट बिगिन ब्रेकिंग द प्रोटॉन एट एनर्जी। तो ये प्रोटॉन को तोड़ने का काम करता है एट एनर्जी दैट इज वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी। 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे ये काम करता है, 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड इसको ये अभी इसको रीइग्नाइट किया गया है थर्ड टाइम, तो ये 4 साल के लिए चलेगा। एंड इसने हिग्स बोसॉन को डिटेक्ट किया था पहले। साइंटिस्ट इसके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं पार्टिकल फिजिक्स के, उसको एनालाइज करेंगे एंड एविडेंस टू ऑफ द फिजिक्स दैट हेल्प अस इन गोइंग बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो आइंस्टाइन ने दिया था। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, उसमें 3 तरह के फोर्स के बारे में बात की गई है। तो 4 हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 4 क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल में ग्रेविटेशन को छोड़कर बाकी 3 की बात की गई है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है, ये एक जायंट कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई गई है यहाँ पे दैट स्टडी द पार्टिकल दैट आर स्मॉलेस्ट नॉन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक हिग्स बोसॉन, उसको स्टडी कर रहे हैं वहां पे। एंड यहाँ पे एक 27 किलोमीटर की लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें ये बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पे 27 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक बनाया गया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा पावर्ड होता है। तो उसमें लॉन्ग बीम्स भेजी जाती है प्रोटॉन की, 2 साइड से बीम्स भेजी जाती है प्रोटॉन्स की, और वहां पे उनको कोलिजन कराया जाता है। एंड ये एक डायरेक्शन में चले, इसलिए एक ही डायरेक्शन में चले इलेक्ट्रॉन की बीम, इसके लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। तो ये 27 किलोमीटर बिल्ड 100 मीटर की डेप्थ पे इनको अंडरग्राउंड बनाया गया है। ये लोकेटेड कहां पे है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पे ये फैसिलिटी लोकेटेड है। एंड इसका जो गोल है टू अलाउ द फिजिक्स टू टेस्ट दी
प्रिडिक्शन ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, उनको प्रिडिक्शन को टेस्ट करना है इसका काम। एंड यहाँ पे सुपर मैग्नेट लगाई गई है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगाई गई हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, ठीक। एंड इसके इंडिया अभी सरन का क्या बन चुका है, एसोसिएट मेंबर है, हम सरन के एसोसिएट मेंबर बन गए थे 2016 में, ठीक है। एंड इसमें 4 पार्टिकल डिटेक्टर है जिसके बारे में हमने पढ़ा था पहले ही। एक तो अलाइस है, अलाइस इज ए लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। दूसरा सीएमएस है, तीसरा एटलास है, एक और है। तो हिग्स बोसॉन को डिस्कवरी किया गया था LHC के द्वारा, ठीक है, 2012 में किया, 12 या 13 में किया गया था इसको। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्रेट है। ये सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्रेट, इसको बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च कहां पे है, बेंगलुरु ने। उसमें एक नया मटेरियल बनाया है जिसका नाम है सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्रेट, SCN, सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्रेट। इसकी एक खास बात यह है कि ये इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ये जो SCN है या फिर सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्रेट है, ये इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए इसका यूज सोलर पैनल वगैरह में किया जा सकता है, ठीक है। तो इट कैन इमिट डिटेक्ट एंड मॉड्यूलेट इंफ्रारेड लाइट विद वेरी हाई एफिशिएंसी के साथ ये इमिट कर सकता है, इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट भी कर सकता है और मॉड्यूलेट भी कर सकता है। तो इसलिए इसका एप्लीकेशन हो जाएगा सोलर एंड थर्मल एनर्जी को हार्वेस्टिंग करने में इसका यूज किया जा सकता है। एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सर्विस डिवाइसेस में भी इसका यूज किया जा सकता है। ये एक नया टाइप का मटेरियल बनाया गया है। इसको बनाने में एक टेक्निक यूज की गई है जिसका नाम क्या है, पोलैरिटॉन एक्साइटेशन। एंड इलेक्ट्रॉन्स में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सेल में बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल में होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्साइट होते रहते हैं। उसी तरह से मैटर में वाइब्रेशंस होते रहते हैं। उन्हीं का यूज करते हुए ये पोलैरिटॉन एक्साइटेशन मेथड के द्वारा इसका को कन्वर्ट किया जाएगा इंफ्रारेड लाइट को, ये रिन्यूएबल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लाइट मेटर, लाइट इंफ्रारेड लाइट एंड मेटर इंटरेक्शन एट SCN यूजिंग इंफ्रारेड लाइट, ये हो पाएंगे इसे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इंफ्रारेड लाइट। इसमें दिया हुआ है इंफ्रारेड लाइट क्या होती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से ज्यादा होती है। विजिबल लाइट में विबग्योर आता है, देन इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, वो विजिबल लाइट से ज्यादा होती है। एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो इसकी एनर्जी क्या है, कम हो जाएगी विजिबल से। इंफ्रारेड लाइट को हम ह्यूमंस तो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो हमारा रिमोट होता है, टीवी का रिमोट होता है, वो इंफ्रारेड लाइट पे काम करता है। तो ह्यूमन आई कैन नॉट डिटेक्ट इंफ्रारेड लाइट, बट हम इनको फील कर सकते हैं हीट के द्वारा, बट ह्यूमंस कैन डिटेक्ट इट एज हीट की तरह हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, साइंटिफिक एप्लीकेशन लाइक रिमोट में हम इसका यूज करते हैं, मिलिट्री में भी यूज किया जाता है इसका, कॉमर्शियल एंड मेडिकल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं इसके। धन्यवाद, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।